तो देखिए ये बहुत ज़रूरी था कि जिस तरीके से उस डॉक्टर के साथ जो हीनियस क्राइम हुआ, जिस तरीके से क्रूअलिटी की गई, और जो वेस्ट बंगाल सरकार है कह रही है कि उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इसमें डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड कराएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि क्या एक व्यक्ति जिसको दिखा रहे हैं वो इस हद तक अकेले क्रूअलिटी कर सकता है। तो पहले से ही एक क्वेश्चन मार्क था कि एटलीस्ट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और वो सीबीआई के थ्रू होना ज़रूरी था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया है, इसमें ऑर्डर किया है। तो ये एक प्राइमरी लेवल पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसका तो इवन कि जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी न्यूज़, गुड न्यूज़ जिसको हम बोल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो कि हमारे देश के अंदर जो 50% विमेन की आबादी है, वो कहीं पर भी कोई भी राज्य, कोई भी एक सिंगल पर्सन ये नहीं कह सकता, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, पॉलिटिकल पर्सन हो या कोई भी, कि हमारे देश की बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। निर्भया केस में 4 लोगों को डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन लोगों के अंदर डिटरेंस नहीं है। ये केस भी बिल्कुल, जो हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि किस हद तक वो व्यक्ति ने, वो एक्यूज ने क्रूअलिटी करी है, जो इसमें जिसने उस डॉक्टर को जिनका मर्डर किया है। रेप का केस भी है, किस तरीके से उनकी दोनों आँखों से भी ब्लड निकल रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट पर भी चोटें हैं, ब्लीडिंग है, बॉडी के हर पार्ट पर चोट उनको है, और जिस तरीके से उनका सर भी फोड़ा गया। तो इस हद तक क्रूअलिटी जो है वो आखिर ये मानसिकता आ कहाँ से रही है। तो ये अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वर्किंग प्लेस पर हमारी विमेन, एक तरफ तो क्या है कि हम कह रहे हैं कि विमेन को एम्पावर्ड कर दो, उनको फिनेंशियली एम्पावर्ड कर दो, उनको फ्रीडम दे दो। फ्रीडम जिन बेटियों को दी गई है, तो क्या उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर रहे हैं? वो बेटी वर्किंग प्लेस पर अपना वर्क कर रही थी, और जो व्यक्ति जिस पर अभी तक एलिगेशन लगे हैं, जिसको अरेस्ट दिखाया गया है, एक वहाँ पर शायद सिविक पुलिस करके है जो कि मेन पुलिस को कोऑपरेट करती है, उसका वो हिस्सा था, वो भी वर्किंग था। और वो व्यक्ति जब कर रहा है, तो फिर ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि हम कहीं पर भी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? घरों में आप देखेंगे पोक्सो के जो केसेस आते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों के साथ जो चाइल्ड एब्यूज हैं, जो उनके साथ हीनियस क्राइम हो रहे हैं, वो घरों के अंदर हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में हो रहे हैं। अभी ये वर्किंग प्लेस का मैटर है। निर्भया के साथ जो हुआ, वो ट्रांसपोर्ट का जो साधन था, बस के अंदर ये क्राइम हुआ। अभी आप सभी ने देखा कि अयोध्या में जिस तरीके से वो बच्ची जो है, वो 12-13 साल की बच्ची, वो 12 वीक की प्रेग्नेंट थी वो बिटिया, उसका अवर्शन हुआ। वो सब सारी चीज़ें सोचती हूँ तो ये कि एक तरफ हम 21वीं सदी के भारत की बात करें, दूसरी तरफ हमारी बेटियाँ के साथ इतना हीनियस क्राइम हो रहा है। इस पर कोई भी एक पायलट प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं चलाया गया कि हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, सिर्फ कन्विक्शन नहीं, हम क्यों नहीं उस प्रिवेंटिव मेजर्स, वो स्टेप्स उठा रहे हैं कि इन क्राइम को रोका जाए। जो इस मानसिकता से पोषित लोग हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसे बदला जाए, उस ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, ये इतना ज़्यादा इस पर ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास निर्भया केस से तो लोगों ने जाना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि मीडिया में कहीं नहीं हैं। एक केस का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। 2020 में मई में ललितपुर में एक 15 साल की बच्ची के साथ, जिसको वो चाचा बोलती थी, उसका नेबर, वो रेप करता है। जब वो बेटी कहती घर पर हम बता देंगे, तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। वो अपने घर में ही जिंदा जलाता है। बाहुबली आदमी है। थ्रेटनिंग इशू इतना है ट्रायल के टाइम पर कि वहाँ पर जो मैंने वकील किए, वो वकील भी खड़े होने को तैयार नहीं है। ललितपुर का है वो। फैमिली के लिए मैं किसी को बहुत ज़्यादा एडवोकेट को, उसको मैं कह रही हूँ कि नहीं, एज ए नेशन हमें, एज ए सिटीजन, ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, हमें सोशल वर्क के लिए काम करना चाहिए। तब कोई एडवोकेट वकालतनामा लगाता है, दूसरे दिन विड्रॉ कर लेता है। ये इतना डर, तो आप समझिए कि कितना मुश्किल है।